पाकिस्तान, हम सबका, हम सबका, हम सबका 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 पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम अब्बास, मेरे साथ हैं उज़्मा एजाज़ ख़ान और आप तमाम देखने वालों को हमारी तरफ से, इस चैनल की तरफ से, हमारे प्रोग्राम की पूरी टीम की तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। जी हाँ जनाब, आज पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी है, सालगिरह है जिसको सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसकी तैयारियां 1 अगस्त से शुरू हो जाती हैं। जहाँ जहाँ आप जाएं आपको झंडे नज़र आते हैं, आपको गाड़ियों पे झंडे नज़र आते हैं। एक समा बन जाता है, एक फेस्टिविटी है हमारे मुल्क की ये, जिसको हर अमीर गरीब चाहे किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो वो अपने तौर पर इस आज़ादी को मनाना चाहते हैं। ये जज्बा अपने अंदर महसूस करते हैं और ये एक ऐसा जज्बा है जिसकी धमक आपके दिल में महसूस होती है और उसका इजहार के मुख्तलिफ तरीक़े होते हैं। घर को सजाया जाता है, बरक़ी कुमकुमों से सजाया जाता है, झंडों से सजाया जाता है, पकवान बनाए जाते हैं और जैसे कि छुट्टी होती है लोग एक दूसरे से मिलते हैं और जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देते हैं। जी हाँ, तो ये पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी है जो सारे पाकिस्तानी मिलके जो है वो मना रहे हैं। ख़ास तौर पे उज़मा, मुझे ना बच्चों को देख के बड़ा मज़ा आ रहा होता है कि अपना बचपन याद आ जाता है। जिस मैं अभी देख रहा था कि जिस तरह वो टैटूज़ बना रहे हैं, बैजेस लगा रहे हैं, झंडे छोटे छोटे लहरा रहे हैं और हमारे दौर में उस तरह मोबाइल फ़ोन पे उस तरह वीडियोस वगैरह नहीं बना करती थी। अभी तो बहुत सारी वीडियोस बना के कभी स्टेटस के पे, कभी स्टोरी पे, कभी कहीं जो है ना वो बच्चे शेयर कर रहे हैं। ये बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन फ़हीम, हमारा जो टाइम था ना वो भी बहुत अच्छा था, ये चीज़ें तो नहीं थी। लेकिन जो कंपैरिजन नहीं है, मगर सारे बचपन में कम्युनिटी बेसिस के ऊपर ना बड़े प्रोग्राम होते थे। गली मोहल्लों में जो 14 अगस्त के प्रोग्राम हुआ करते थे, आप उसमें मिली नगमे गाते थे। लोग जो कम्यूट करते थे वहाँ पे जो कम्युनिटी होती थी वो उसमें पार्टिसिपेट करती थी और बुजुर्ग आते थे, टेंट लगते थे, वहाँ पे मौसीकी के मुकाबले होते थे। तो ये यादें अभी तक मुझे याद है, मैंने बड़ी ट्रॉफीज़ ली हैं उसमें और एक बड़ा खूबसूरत समा होता था। इंसान के जो जज्बात होते हैं ना, और वो 1 अगस्त से तैयारियाँ शुरू, गाने के मुकाबलों की तैयारियाँ, तो बैतबाजी के मुकाबलों की तैयारियाँ हो रही हैं, तो तकारीर की तैयारियाँ हो रही हैं। और अब जो है ना वो बच्चों के पास जो गैजेट्स हैं उसमें वो अपनी पूरी कभी कोई रील्स बना रहे होते हैं, वतन आज़ादी से मोहब्बत के गाने गा रहे होते हैं। तो ज़माना बदलता है, ट्रेंड बदलता है, लेकिन जो वतन से मोहब्बत का इजहार है वहाँ कमी नहीं आई है। बिल्कुल ऐसा, मगर हमने फिर भी देखा है, मैंने कुछ सोशल मीडिया पे ऐसी कुछ पोस्ट्स देखी जिस पे मैंने देखा कि कुछ लोग मायूस हैं। उन्होंने कहा कि हम इस साल जश्न आज़ादी को उतने जोश व खरोश से नहीं मना पा रहे हैं। अच्छा। तो मुझे वो देख के थोड़ी सी तकलीफ़ भी हुई, क्योंकि बात हमारे मुल्क की है और हमारा मुल्क वाकई ही इस साल कुछ इतने अच्छे हालात में नहीं है। हम माशी सियासी तौर पे एतबार से हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, मुश्किलात में हैं। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि जिस तरह इस मुल्क में माजी में भी मुश्किल हालात आए और इस कौम ने डट के मुकाबला किया और उन हालात को शिकस्त दे के आगे बढ़े, उस सफ़र को आगे बढ़ाया, आज भी हम ऐसा ही इंशाअल्लाह ऐसा ही करेंगे। और जितनी पाकिस्तान की हमें ज़रूरत है ना, एक आम शहरी को, आम पाकिस्तानी को, इतनी ही पाकिस्तान को भी उसके हर शहरी की ज़रूरत है। बिल्कुल, और हमें पाकिस्तानी मिलजुल के जो है वो इस मुल्क को इन कठिन हालात से निकालना है। और हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है और हमें जिस तरह पाकिस्तान की ज़रूरत है वही वाली बात कि पाकिस्तान को भी हमारी ज़रूरत है। कभी वक्त पड़ता है, कभी कड़ा वक्त पड़ता है, तो बजाय इसके कि मुसीबत को देख के भाग जाएं या आंखें बंद कर लें या कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठ जाएं, हमें इस मुकाबला करना चाहिए, हमें इन हालात को देखना चाहिए, लड़ना चाहिए, खड़े होना चाहिए। आखिर हम उन जवानों को भी तो देखते हैं जो सरहदों पार खड़े होते हैं और हमारे लिए अपनी जानों का नजराना लिए उन सरहदों पे खड़े होते हैं और हमारी जान की हिफाजत करते हैं। हम उन लोगों को भी सलाम पेश करते हैं जिन्होंने न दिन देखा न रात देखा और हमारे लिए उस जगह पे खड़े रहे और अपनी जानें हर वक्त और हम वक्त देने पर तैयार रहे। तो अभी हम एक छोटे से वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं। वक्फे से वापस आएंगे तो आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान से मिलवाएंगे। यकीनन आपको
بہت مزہ آئے گا ان سے مل کے. ایک قابل خاتون ہے اور انہوں نے جس طرح جتنی ہمت کے ساتھ اور جتنا ڈٹ کے انہوں نے اپنی زندگی میں ان حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک مقام حاصل کیا ہے, آج ان کی کہانی انہی کی زبانی سنیں گے. ایک وقفہ ہے, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے, ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. پاکستان ہم سب کا, ہم سب کا, ہم سب کا پاکستان, ہم سب کا, ہم سب کا, ہم سب کا پاکستان, ہم سب کا, ہم سب کا, ہم سب کا پاکستان, ہم سب کا, ہم سب کا, ہم سب کا پاکستان. پاکستان ہم سب کا, ہم سب کا, ہم سب کا پاکستان, ہم سب کا, ہم سب کا, ہم سب کا پاکستان, ہم سب کا, ہم سب کا, ہم سب کا پاکستان, ہم سب کا, ہم سب کا, ہم سب کا پاکستان. جی ناظرین, وقفے کے بعد آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے, اور ہم بات کر رہے تھے جشن آزادی کے حوالے سے تو کر ہی رہے تھے. اس جشن آزادی میں ہم ان لوگوں سے بھی آپ کا تعارف کرانا چاہتے ہیں جنہوں نے اپنی ہمت اور لگن سے اس جگہ اور اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے کمزوری کو اپنی طاقت بنایا اور ایک مقام پایا. بالکل ناظرین, معذور ہونا کوئی بیماری نہیں ہے کہ جو کہ دوائی کھا لی جائے اور یہ بیماری ختم ہو جائے, یا کوئی بخار نہیں ہے جس کو پیناڈول کھا لیا جائے اور آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے, بلکہ معذوری کو طاقت بنایا جاتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان پیدائشی طور پر معذور ہوتا ہے, کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ پولیو کی وجہ سے معذوری آ جاتی ہے, کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو معذوری آ جاتی ہے, کبھی کوئی اور وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے معذوری آ جاتی ہے. تو معذوری کو طاقت بنائیں, کمزوری نہ بنائیں. میری نظر میں تو وہ لوگ معذور ہیں جو آنکھیں تو رکھتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں, ٹانگیں تو رکھتے ہیں لیکن چلنا نہیں چاہتے, ہاتھ تو رکھتے ہیں لیکن کام نہیں کرنا چاہتے. بالکل جناب, ہم آج آپ کی ملاقات کن سے کرا رہے ہیں؟ جی, آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی بہادر پاکستانی خاتون سے کروا رہے ہیں جو واقعی ایک خاص مقام رکھتی ہیں, اور انہوں نے جن دشواریوں اور مشکلات سے گزر کے آج یہ مقام حاصل کیا ہے, یہ ہم ان سے بات کریں گے. ان کی بیسیکلی جو بائیں ٹانگ اور بایاں بازو ہے اس کا ایک مسئلہ تھا, اور بائی برتھ بھی تھا. جی ہاں, اور آپ یہ دیکھیں کہ آج ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے, مگر اس کے باوجود ہم اپنی جو منزل ہے وہاں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں. اور اسپیشلی کبھی ہم نے سوچا نہیں ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہماری اگر ایک انگلی بھی نہ ہو تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے کتنے کاموں میں جو ہے نا رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے. تو آج ہم ان سے نورین خان صاحبہ سے بات کریں گے جو کہ اسسٹنٹ لیگل ایڈوائزر پاکستان بیت المال میں. آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں, جشن آزادی مبارک کہتے ہیں. کیسی ہیں آپ نورین؟ سر, آپ کو اور تمام ہم وطنوں کو جشن آزادی مبارک میری طرف سے بھی. اور میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں, اور انویٹیشن کا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں یاد کیا. تھینک یو سو مچ. اچھا, سب سے پہلے تو بتائیے کہ آپ کو آپ کی جو صحت ہے اس کے حوالے سے کن دشواریوں کا سامنا رہا بائی برتھ اور ابھی تک؟ تھوڑی سی اس پہ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا. کیا آپ کا بیسیکلی ایشو یہ بیماری جو تھی یہ تھی کون سی ہے کیا؟ یہ ایکچولی مجھے جو ہے سیریبل پیلسی ہے. ہمارے اسپیشل پرسن جانتے ہیں کہ سیریبل پیلسی جو ہے وہ ایک جو ہے دماغ کو اگر بائی برتھ جو آکسیجن برتھ کے وقت نہ پہنچے تو ہمارے کچھ سیلز جو باڈی کو کنٹرول کرتے ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں. اچھا. اور پھر وہ دوبارہ ری جنریٹ نہیں ہو سکتے, کوئی میڈیکیشن نہیں ہے اس کی. اوکے. اچھا, جس کی وجہ سے میرا جو ہے نا لیفٹ سائڈ جو ہے وہ افیکٹڈ ہے. اچھا, تو یہ بھی کہیے گا کہ جب آپ شعور کی منازل طے کرتے ہوئے تھوڑی بڑی ہوئی تو آپ کو یا پیرنٹس جو تھے وہ آپ کو انہوں نے کس طرح سے ٹریٹ کیا اسکول میں, اور آپ جو تھی انہوں نے کس حد تک پیرنٹ کا ہاتھ رہا آپ کو باہمت بنانے میں؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی, اور اس کے بعد جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ ساری والدین کی ہی کاوش ہے. جب میں بہت چھوٹی تھی تو وہ میرے علاج کے لیے تگ و دو کر رہے تھے, کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس. تو کوئی ڈاکٹر باہر سے آئی ہوئی تھی کورس کر کے, تو ان کے پاس لے کے گئے کہ جی بہت اچھی ڈاکٹر ہیں, سنا ہے ان کے پاس شاید اس بیماری کا علاج ہو. تو انہوں نے جو ہے نا علاج کی بجائے, میڈیکیشن دینے کے بجائے مجھے نا
अलफराबी स्पेशल एजुकेशन सेंटर इस्लामाबाद का एड्रेस दे दिया अच्छा। कि आप इस बच्ची को पढ़ाएं तो सही। अच्छा, लेकिन जैसे आपने कहा ना कि ये बीमारी, वालिदैन तो ये सोचते हैं कि बीमारी है, मेडिकेशन से शायद ठीक हो जाएगी जी। मगर उन डॉक्टर साहब को पता था कि भाई ये बीमारी ठीक होने वाली नहीं है, तो उन्होंने जो है ना कहा कि जी इसको पहले आप पढ़ाएं लिखाएं, साथ साथ इसकी दवाई और दवा चलती रहेगी। तो जबरदस्त। बस वहीं से मेरा सिलसिला जो है पढ़ाई का 4.5 साल की उम्र में स्टार्ट हो गया था। माशाल्लाह। देखिए फ़हीम, यही बात होती है ना कि पेरेंट्स कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन काबिलियत यही है कि बच्चों को इस काबिल बना दिया जाए, उनसे लाड कीजिए, उनसे प्यार कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ भी नहीं है कि उनको ताकतवर ना बनाएं। और अच्छा, ये ताकतवर बताइए बनाना कि ही ज़रूरी है। हाँ, ये बताइए नौरीन कि आपकी ये जो आपकी बॉडी पे जो लेफ्ट लेग और लेफ्ट आर्म आपकी जो इफेक्टेड थी, इसकी वजह से आपको नॉर्मली क्या क्या मुश्किलात पेश आ रही थी? एक तो एजुकेशन में भी और वैसे भी आपको जो है ना वो ज़िंदगी में क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। ठीक, जब तक तो मैं अलफराबी स्पेशल एजुकेशन सेंटर में रही वहाँ पे, क्योंकि सारे स्पेशल पर्सन थे, तो इसलिए मुझे फील एज सच नहीं हुआ कि आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स ना। ओके। लेकिन जब मुझे जो है मुझे शिफ्ट होना पड़ा नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ने के लिए प्राइमरी के बाद, क्योंकि उस वक्त फंड की लैकेज की वजह से जो है वो स्कूल 10th तक नहीं था, अब तो अल्लाह का शुक्र है वो मैट्रिक और FA तक करा रहा है। तो बस फिर उस वक्त फील हुआ कि आई एम डिफरेंट, तो कुछ मुश्किलात हैं। ज़ाहिर है जो नॉन डिसेबल हमारे बहन भाई हैं वो इजीली हर जगह मूव कर रहे थे, और हमें यह है कि मदद जहाँ बिठा के आती थी सुबह वहीं से शाम को पिक करती थी। तो ये थोड़ी मुश्किलात थी, कन्वीनियंस के प्रॉब्लम्स होते हैं, एक्सेसिबिलिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं, और फिर बच्चा उस वक्त उस एज में नहीं होता कि अंडरस्टैंड कर सके। अब तो हमारे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ गया, ज़िंदगी गुजार ली, पता चल गया कि कोई मसला नहीं है ये प्रॉब्लम्स हुई, मगर शुक्र है कि वालिदैन की सपोर्ट रही और तालीम का सिलसिला हमेशा से जारी रहा। ठीक है नौरीन, ये भी बताइएगा कि आपके पेरेंट्स की अफसर बना जी जी आपके पेरेंट्स की ये ख्वाहिश थी कि आपको अफसर बनाया जाए, तो उस अफसर बनाने में उनका जो पार्टिसिपेशन रहा वो तो रहा, आपको किस हद तक मेहनत करनी पड़ी पढ़ाई के हवाले से बात करें, और जिस जगह पे आज आप काम कर रही हैं इस जगह तक आने में? बस शुक्र है अल्लाह ताला का कि मेरा भी दिमाग से पढ़ाई में ही दिल लगता था, तो बस सिलसिला चलता गया और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना फिर जब ग्रेजुएशन की उसके बाद वालिद ने कहा कि आपने LLB करना है। अच्छा। तो जब LLB करने चले तो इस्लामी यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो हो गया, लेकिन सारे टीचर्स और कुली सारे कहते थे कि लॉ करके क्या करेंगे, यहाँ पे कोर्स एक्सेसिबल नहीं है, आपके लिए जाना मुश्किल। आपको पता है कि कोर्स हमारी जो है वैसी हेक्टिक है मर्द के लिए भी, लेकिन एक फ़ीमेल होके और स्पेशल पर्सन होके और भी ज़्यादा मुश्किलात थी। बट ये है कि मैं बड़ी लगन के साथ लगी रही। शुरू में थोड़ी सी डिसहार्ट हुई थी कि लॉ को छोड़ दिया जाए, कोई और फील्ड अपना ली जाए, लेकिन वालिद साहब ने कहा नहीं कि आपने लॉ ही करना है। बस फिर इंटरेस्ट डेवलप हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह LLB कंप्लीट किया तो इस्लामी यूनिवर्सिटी ने उसी साल LLM ऑफर कर दिया। अच्छा। तो LLM कर लिया। नाउ आई एम एनरोल्ड इन PhD। माशाल्लाह। अच्छा, तो ये एक किसी हुकूमती इदारे में काम करना, ये कैसा एक्सपीरियंस रहा? ये कभी सोचा था आपने या कैसा महसूस करती हैं? थोड़ा सा इस बारे में बताइए हमें। बस ये कि रिस्क तो अल्लाह ताला के हाथ में है। मैं भी 4 साल LLM करने के बाद 4 साल घर बैठी रही हूँ, मुख्तलिफ जॉब सर्चिंग करती रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने यहाँ पे रिस्क लिखा था, यहाँ पे टेस्ट इंटरव्यू दिया। तो ज़ुमरत खान साहब थे उस वक्त हमारे MD, तो उन्होंने भी बड़ा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा अगर टेस्ट इंटरव्यू क्लियर हो गया तो आपको ही रखेंगे। अच्छा, और फिर सही है। तो नौरीन, क्योंकि मैं डिसहार्ट थी थोड़ी सी कि टेस्ट इंटरव्यू टेस्ट इंटरव्यू क्लियर भी हो जाते हैं, लेकिन वो डिसेबिलिटी की वजह से वकालत देख के वो फिर मैं लोग जो है ना आप कहते हैं कि फिजिकली इतना बर्डन होता है कोर्स में, तो आप कैसे करोगे क्या। तो मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बैतुल माल आई तो यहाँ पर जो है ना मुझे बस मुलाजमत मिल गई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। तो गोया आपने उन तमाम तर खदशात को दूर कर दिया जो लोगों को थे, लेकिन ये भी कहिएगा कि डिसेबिलिटी को आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, लेकिन डिसेबल लोगों का एक कोटा भी होता है। क्या आपको उससे कुछ आपको फ़ायदा मिला या आपने उसमें अप्लाई किया था? नहीं मैडम, वो डिसेबिलिटी कोटा होता ज़रूर है, लेकिन वो 1 to 15 होता है। अच्छा। बिकॉज मेरी एजुकेशन थी और मैंने कहा था कि ओपन मेरिट पे आई विल कम्पीट, तो ही जॉब करूँगी। अच्छा नौरीन, हमें
فخر ہے آپ پہ اور آپ جیسے باقی پاکستانیوں پہ جنہوں نے کسی مشکل کو مشکل نہیں سمجھا اور اپنی منزل کو حاصل کیا اور ایک مقام حاصل کیا. مجھے آپ یہ بتائیں نورین کہ بہت سارے ایسے بچے جو واقعی ڈسیبل ہیں اور ان کو پیرنٹس کی طرف سے, کیونکہ پیرنٹس کو بھی اتنی آگاہی نہیں ہوتی ہے, اس کی وجہ سے ان کو وہ پراپر راستہ جو انہیں چاہیے وہ نہیں مل پاتا اور وہ آگے اس طرح نہیں بڑھ پاتے. کیونکہ آئی بلیو کہ کوئی بھی بچہ جو ہے وہ اگر ذہنی معذور نہیں ہے تو اس کے اندر وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ آگے بڑھ سکے. تو آپ ذرا اس حوالے سے اپنی جو آپ کی بصیرت ہے وہ اس کو دیکھتے ہوئے بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے یہاں پہ پاکستان میں, ان ایسے بچوں کی بہتری کے لیے کیا ہونا چاہیے. بالکل بجا فرمایا آپ نے کہ سب سے پہلے تو اویئرنیس سیشن ہونے چاہیے تاکہ والدین کو بھی تعلیم کی اہمیت کا پتہ چلے اور انہیں فیل ہو کہ یہ اسپیشل پرسن بھی کچھ کر سکتے ہیں. بیکاز میں پاکستان بیت المال میں بیٹھی ہوں, یہاں پہ اسپیشل فرینڈس کا, اسپیشل پرسن کا ایک پورا سیل ہے جہاں پہ ہم اسپیشل پرسن کو ان کی ایسیسو ڈیوائسز وغیرہ دیتے ہیں, مالی امداد دیتے ہیں. تو جس کسی کا میرے سے واسطہ اگر پڑ جاتا ہے, ویسے تو میں لیگل فیلڈ میں ہوں, تو میں ہمیشہ اسپیشل پرسن کو انکریج کرتی ہوں. اور بہت دکھ ہوتا ہے جب والدین لے کے آتے ہیں کہ اسپیشل پرسن 25-30 سال کا ہو گیا ہے, جی ہم نے گھر سے ہی نہیں نکالا, میل یا فیمیل, میل کو بھی نہیں نکالتے کہ جی ہم روٹی دے رہے ہیں نا, بٹ والدین یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے جانے کے بعد کون روٹی دے گا. بالکل آپ نے تو یہ سب سے بڑی اویئرنیس سیشن ہونا چاہیے. اور فیسلٹیز پاکستان میں موجود ہیں. پاکستان بیت المال جو ہے ایجوکیشن اسٹیپنڈ دیتا ہے, لیکن لوگوں کے پاس اویئرنیس نہیں ہے. اسپیشل پرسنز اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور آئیں اور ہمارے سے ہیلپ لے کے, اگر وہ تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر سکتے تو ضرور بیت المال میں اپلائی کریں. تعلیمی اخراجات ہم بیئر کریں گے, لیکن وہ صرف پڑھیں. اور میں یہ کہنا چاہوں گی اسپیشل پرسن کے پاس ایک تعلیم ہی ایک ایسا سورس ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا مقام جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں اور معاشرے میں ایک منفرد کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ تعلیم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. یہی ایک ٹول ہے جس سے پیرنٹس تو کسی کے بھی ساری زندگی زندہ نہیں رہتے, لیکن اپنے پیچھے وہ کیا چھوڑ کے جاتے ہیں, ان بچوں کو اس جگہ پہ چھوڑ کے جائیں جہاں وہ اپنا بوجھ خود اٹھا سکیں. نورین یہ بھی بتائیے گا کہ یہاں ہم بات ان بچوں کی تعلیم کی تو کر رہے ہیں, لیکن جن بچوں کے والدین ہوتے ہیں ان کو بھی انتہائی اویئرنیس کی ضرورت ہے. ان کے بھی سیشنز ہونے چاہیے, ان کی بھی کلاسز ہونی چاہیے کہ وہ ان تمام تر چیزوں سے, کیونکہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کو پیرنٹس نے آگے لے کے چلنا ہے. تو بیسیکلی دونوں کی ایجوکیشن بڑی ضرورت ہے اس کی کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح سے آگے لے کے چلیں. تو اس پہ کیا اس طرح کے کوئی سیشنز ہونے چاہیے یا ہوتے ہیں؟ بالکل, این جی اوز اپنے اپنے لیول پہ ہر علاقے میں کر رہی ہوتی ہیں, لوگوں کو انکلوسیو ایجوکیشن کی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہر جگہ اسپیشل ایجوکیشن نہیں ہوتی. ہمارے بڑے بڑے شہر اسلام آباد, راولپنڈی, لاہور, کراچی, ادھر تو مل جائیں گے آپ کو اسپیشل ایجوکیشن کے سینٹرز, لیکن یہ کہ ہمارے ضلعی جو دیہاتی علاقے ہیں, رورل ایریاز ہیں, وہاں پر نہیں ملتے. تو وہ بچے بھی ساری عمر وہ گھر میں ہی رہتے ہیں, نہ والدین کو اویئرنیس ہوتی ہے کہ ان کا کیا ہو سکتا ہے. میں ہر اسپیشل پرسن سے یہی کہوں گی کہ آپ اپنے اندر بے شک جس مرضی ایج میں ہے, جس مرضی اسٹیج پہ اپنے اندر ٹریس کریں, تو کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا صلاحیت ہر بندے میں رکھی ہوتی ہے اور اسی کو تھوڑا سا پالش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم ایک معاشرے میں اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں. اچھا نورین, ایک بہت اہم سوال, میری کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ پاکستان کراچی میں ایک چھوٹا ایونٹ تھا جہاں پہ سارے ڈسیبل لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ تشریف لائے ہوئے تھے. تو وہاں پہ کچھ خواتین تھیں, ان سے میری جب بات ہوئی, ویل چیئر پہ تھیں وہ, تو انہوں نے ایک شکایت کی کہ ہمارے ہاں جو اسیسیبلٹی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, مطلب ویل چیئر کی رسائی جو ہے وہ نہیں ہو پاتی ہے ہر جگہ پہ, اور ہمیں بہت سی جگہوں پہ جو ہے اچھے بڑی بڑے بلڈنگز اور بڑے بڑے مالز اور ایسے ہوٹلز ہیں, وہاں پہ کبھی اگر ہمیں جانا پڑتا ہے تو وہاں بھی وہ ہمیں اٹھا کے جو ہے نا وہ راستہ گزارنا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ پردے والا معاملہ جو ہے متاثر ہوتا ہے. تو آپ پلیز اس حوالے سے آواز اٹھائیں کہ جو ایکسیس جو ہے وہ ہونی چاہیے ویل چیئر کی. اس بارے میں کیا واقعی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ آپ کا اپنا کیا مشاہدہ رہا میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ شیئر کریں ہمارے ساتھ.
जी बिल्कुल ठीक। एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम तो हर जगह ही स्पेशल पर्सन को करना पड़ता है। आपने अभी व्हीलचेयर यूज़र की बात की, लेकिन मैं कहूँगी जो डेफ होते हैं उनको ज़ाहिर है कम्युनिकेशन गैप होता है, उनको अपनी बात समझानी नहीं आती, तो उनको भी एक्सेसिबिलिटी का सामना करना पड़ता है मसाइल का। और बाकी जो व्हीलचेयर यूज़र होते हैं, अब जो है बिल्डिंग्स के जो भी बाईलॉज बन रहे हैं उनमें ये एक्सेसिबिलिटी का बहुत ख्याल रखा जाता है। वो सारी मेजरमेंट वो लोग बताते हैं कि जी ये स्लोप इतना होना चाहिए और हर जगह एक्सेसिबल होनी चाहिए। लेकिन बताए आपको जो पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करना मुमकिन नहीं है। तो अब जो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, ज़्यादातर बैंक्स वगैरह में हमारी बहुत शिकायत थी कि यार एक्सेसिबल नहीं है, हमारे अकाउंट्स खोलें भी तो हम कैसे जाएँ, ATMs पे जाना मुश्किल था। तो अब आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद में तो काफ़ी काम हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि और बेहतरी आएगी। ठीक है नौरीन, अच्छा, कोई पैगाम देना चाहेंगे आप जश्न आज़ादी से रिलेटेड नाज़रीन को? आज़ादी के हवाले से यही कहूँगी कि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है और हमारे असलाफ ने बड़े खाक और खून के दरिया बहा कर हमारे लिए ये आज़ादी हासिल की थी। तो हमें भी अपनी पूरे मन और धन से जो है ना पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहिए, इस जज्बे से होशियार रहना चाहिए। और ये जब भी हो सकता है जब हम खुद को एम्पावर करें। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा अहम है, ठीक है, हर चीज़ में किरदार अदा करने के लिए, और उसके लिए हमें मेहनत करनी है। कोई भी मेरा बहन भाई ये ना समझे कि हम कुछ नहीं कर सकते और हम बोझ हैं। देखें, अल्लाह ताला इज़ आवर क्रिएटर ना, तो अल्लाह ताला कभी भी कोई मिस्टेक तो कर नहीं सकता। तो ये बाइबिली हुआ है जो भी है हमारे साथ स्पेशलिटी, और हमने ही इसको एम्पावर करने के लिए हमने अपनी सलाहियतों को उजागर करना है, ना कि जो प्रॉब्लम है जो मसला है उसी को लेके बैठे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने नौरीन कि आपने अपनी कमज़ोरी और आप जैसे और हमारे बहन भाइयों ने अपनी इस कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाना है। अल्लाह ताला ने अगर एक चीज़ आपसे ली है तो उससे ज़्यादा आपको चीज़ अता की है। माशाल्लाह आप जिस जगह बैठी हैं, आप आपको अगर ये कहा जाए आप एक गिफ्ट की सूरत में वहाँ बैठी हैं उन लोगों के लिए जो आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, और यकीनन उनका हौसला आपको देख के आगे बढ़ रहा होगा। इस चीज़ में फैमिली सपोर्ट बहुत अहम है। फैमिली सपोर्ट के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं होता। तो इसलिए मैं अपने पेरेंट्स जो हैं स्पेशल पर्सन्स के और जो उनको संभाल रहे हैं उनको भी कहूँगी कि वो इनकरेज करें अपने बच्चों को, ना कि वो घरों में छुपाएं। थैंक यू सो मच। मैं कहूँगी कि ये तो आपके सामने आ गया ना मेरा एक पहलू जो आपको सबको नज़र आ रहा है, लेकिन ये है कि मैं कहती थी मैं घरेलू काम बिल्कुल नहीं कर सकती क्योंकि एक हाथ और एक पाँव से नहीं हो सकता। लेकिन आपने मुझे वो भी सब कुछ करना पड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको समझती थी कि मैं ये नहीं कर सकती, शायद मैं तालीम के लिए ही बनी हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड ने थोड़ा सपोर्ट किया तो आज मैं हर चीज़ कर सकती हूँ। आई कैन ड्राइव माय कार। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, आपके लिए नेक तमन्ने। जी, तो हमारे साथ नौरीन खान मौजूद थी, असिस्टेंट लीगल एडवाइज़र पाकिस्तान बैतुल माल की। बहुत अच्छी बातें की इन्होंने, बहुत मज़ा आया। अभी वक्त है एक वक्फे का, वक्फे से वापस आते हैं तो आपकी मुलाकात करवाएंगे हम एक और मेहमान से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम अब्बास, मेरे साथ हैं उस्मा एजाज खान। हमारी तरफ से, न्यूज़ कैफ़े की टीम की तरफ से और अब तक चैनल की तरफ से आप तमाम देखने वालों को जश्न आज़ादी मुबारक। जनाब, जश्न आज़ादी की मुबारकबाद तो दे ही रहे हैं, साथ साथ ये भी बताते चलें आपको कि पाकिस्तान में बाहिम्मत लोगों की जिस तरह से ज़रूरत है, वो ये ज़रूरत इस जश्न आज़ादी को चार चांद लगा देती है। अगर वो सितारे सामने आ जाते हैं, 76वां यौम आज़ादी मना
मना रहे हैं। हम अपने नाजरीन को, तमाम देखने वालों को, तमाम अहले वतन को 76वें यौम आज़ादी की मुबारकबाद देते हैं। जहां हम बात करते हैं शऊर की मंजिलें तय करने के हवाले से, तो हमारे यहाँ जब लड़की पैदा होती है या लड़कियां पैदा होती हैं तो शऊर की मनाजिल तय करते करते उनको नातवा करार दे दिया जाता है, या ये कहा जाता है कि वो कमज़ोर हैं, वो ये काम नहीं कर सकती, वो बाहर निकल के कुछ ऐसा नहीं कर सकती जो कि लड़के कर सकते हैं। लेकिन आजकल के दौर में जिस तरह लड़कियां तरक्की कर रही हैं और जिस तरह तालीम हासिल कर रही हैं, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर वो घर से बाहर नहीं निकलती तो उनको ये समझाया जाता है कि आप घर से ना निकलें, लेकिन घर से नहीं निकलेंगी तो एक्सपोजर कैसे मिलेगा, ताकतवर कैसे बनेंगी। ऐसे ही बहुत सारे ऐसी ख़वातीन हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं जिन्होंने अपने हालात से लड़के अपने आप को सितारा बनाया और इस पाकिस्तान का हिस्सा बनाया। जी बिल्कुल, सिर्फ ख़वातीन ही नहीं, जितने मर्द हजरात हैं उनकी भी इस वक्त ज़िम्मेदारी है। पाकिस्तान को उनकी भी बड़ी अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान के हालात जो हैं वो इस वक्त कुछ बहुत अच्छे नहीं हैं माशी तौर पे। हम मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं। इससे पहले कि हम सब मायूस होना शुरू हो जाएं, हमें एक दफ़ा फिर से अपनी कमर बांधनी है, हिम्मत करनी है और डट के इन हालात का मुकाबला करना है। आज जश्न आज़ादी के मौके पे हम सब अहद करते हैं कि हम पाकिस्तान को इस भंवर से, इन मुश्किल हालात से निकाल के रहेंगे और अगली नस्लों के लिए पाकिस्तान एक बेहतरीन खूबसूरत पाकिस्तान छोड़ के जाएंगे। आज हम इसी तरह बाहिम्मत एक मेहमान के साथ आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। ये एक ऐसी खातून हैं जिन्होंने स्क्रैच से अपना काम शुरू किया और आज माशाल्लाह एक बहुत अच्छा बिज़नेस कर रही हैं। इनसे मुलाकात करवाने का मकसद आज के ख़ास तौर पर प्रोग्राम में सिर्फ ये है कि आपको ये बताया जा सके कि पाकिस्तान में वो सब कुछ मौजूद है जो आपको आगे बढ़ा सकता है, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं आज फराह शरीफ। आपने वैसे तो बहुत सारे शरीफ लोगों का नाम सुना ही होगा न्यूज़ चैनल पे। हम आपको आज एक ऐसी बाहिम्मत खातून से मुलाकात करवा रहे हैं। शरीफ हैं। हाँ नहीं, मतलब नाम ही शरीफ है, उनका नाम ही काफ़ी है। तो ये ब्यूटिशियन है बेसिकली, और ये इन्होंने किस तरह स्क्रैच से काम शुरू किया आज हम इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम फराह, आपको खुशामदीद, कैसी हैं आप? सलाम, मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सेट हैं? बिल्कुल खुश हैं? सेट अल्हम्दुलिल्लाह। आज़ादी मना रही हैं? बिल्कुल आज़ादी मना रही हूँ। मौसम भी enjoy करती है? मौसम भी बहुत अच्छा एंजॉय करती है। आज मौसम वैसे अच्छा हो रहा था। हाँ। तो आज आज़ादी का दिन है। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे और मतलब मुश्किलें आसान करे। इंसान अगर सच्चे दिल से मेहनत करना चाहे तो सब आसान होता है। मैं आपकी इसी आसानी को आगे बढ़ाती हूँ कि नाज़रीन आपको बताती चलूँ कि फ़हीम ने जो तारुफ कराया बहुत खूबसूरत है। इसके साथ साथ ये बताती चलूँ कि हम लोग बहुत कोशिश करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने की, लिखाने की। डेफिनेटली पढ़ाना लिखाना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इंसान का जो हुनर है ना, हाथ, उसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी के पास तालीम कम है या किसी के पास तालीम नहीं है तो वो अपने आप को हुनरमंद बना सकता है। और हमारे मुल्क में हम जहाँ तक बात करते हैं महंगाई की, दुनिया भर में महंगाई है। जिस शोबे से फराह का ताल्लुक़ है ये पूरी दुनिया में बहुत महंगा शोबा है, और हमारे मुल्क में फराह जो काम कर रही है माशाल्लाह वो एब्सोल्यूट है। और फराह की मैं यहाँ ये बात बता दूं कि न सिर्फ आम पब्लिक आती है, लेकिन फराह ने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को तैयार करती हैं। फराह थोड़ा सा अपने हवाले से बताइएगा, इनिशियली आपके जहन में क्या था, आपने कैसे सोचा और कैसे पहुंची आप? मैंने दरअसल सोचा ये कि जैसे स्टार्टिंग में हालात इंसान के सही नहीं होते, जो कोशिश करता है कि आगे बढ़े, अपने आप को कुछ बनाए, और मतलब मेरी भी ऐसी ही कोशिश थी। तो मैंने इस कोशिश को स्टार्ट लिया, मतलब बिल्कुल ऐसे समझो ज़ीरो से, और ऐसा ज़ीरो था कि उसकी तो सबसे पहले आप गवाह हैं और आप मेरी हिम्मत हैं। आपने मुझे बहुत अच्छी मतलब ताकत दी है एक तरह से। अल्लाह ताला ये साथ रहा आपका और बहुत अच्छा रहा। लेकिन उसके साथ साथ इंसान मेहनत करे, और वो मैंने की, और मैंने बहुत मेहनत की, और अल्लाह पाक का लाख शुक्र है कि आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मतलब सेलिब्रिटीज़ लोग आते हैं तो ये मेरी मेहनत है। ये अच्छा, जब आप वो आपने कहा कि ज़ीरो से स्टार्ट किया है, तो जब आप वो अपने उन शुरू वाले टाइम्स में थी, तो उस वक्त क्या आपको अंदाज़ा था कि आप इतनी तरक्की करने वाली? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा था। वो इतने स्ट्रगल वाले दिन थे, समझे। एक 3000 की सैलरी से जॉब शुरू हुई और फिर मैं 10,000 की सैलरी की जॉब पे गई, और मतलब यानी ये
इस मुकाम पे पहुंचूंगी कि आज अल्लाह पाक ने इतना बड़ा मकाम दिया, इतना बड़ा सैलून चला रही हूँ, अल्लाह पाक का लाख शुक्र है। लेकिन ये सारा मेहनत पे ही दारोमदार होता है। जितना इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है ना तो आगे ज़रूर बढ़ता है। और मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस मुकाम पे पहुंचूंगी, इस जगह पे बैठूंगी। मतलब इतना अल्लाह पाक ने इस चीज़ का दिया है कि मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ ना वो कम है, अल्हम्दुलिल्लाह। फरा, मुझे ये बताइएगा कि जो एक आपने मेहनत की बात की है ना, मेहनत लोग कहते हैं कि सभी कर रहे होते हैं, मुझे भी पता है कि मेहनत के उस लेवल तक जाना, आपको क्या लगता है मेहनत का वो कौन सा लेवल है, वो डेड एंड है जहाँ तक जाने पे आप कहते हैं कि जी यहाँ से फिर अल्लाह का फजल शुरू? मैं तो ये कहती हूँ कि इंसान फर्स्ट डे से ही अपनी नीयत साफ करे, दिल सच्चे दिल से मेहनत से लगन से आगे बढ़े तो अल्लाह पाक ज़रूर उनकी कामयाबी देता है और मिलती भी है। और मैं आपके सामने हूँ और मतलब मेरा तो दुनिया मिसाल देगी ना कि मैंने ज़ीरो से किस तरह यहाँ तक पहुँची हूँ और बहुत स्ट्रगल थी और अल्लाह पाक ने उसमें मतलब यहाँ तक पहुँचाया। और ये हमारे पाकिस्तान में सब चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकती हैं, इंसान करना चाहे और मेहनत करे तो चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, मेहनत करे आगे बढ़े तो सब कुछ मिलता है। अच्छा, असल सपोर्ट किसकी रही? और क्योंकि जब आप बिज़नेस की तरफ जाते हैं तो उसमें जो अच्छा मशवरा होता है वो बड़ा कीमती होता है, और यानी कि वो मशवरा देने वाले दोस्त या फैमिली या जिस तरह मर्दों के बारे में तो हम उनसे यही सवाल करते हैं कि भाई वो जो हर कामयाब मर्द के पीछे एक खातून होती है, वो खातून कौन है? और आपसे अब खातून से क्या पूछे, हर कामयाब खातून के पीछे भी एक मर्द होता है। अच्छा, उसके पीछे भी खातून होती है? उसके पीछे भी खातूनें हैं, क्योंकि मेरी मुझे फर्स्ट डे से दोस्तें बहुत अच्छी मिली, यानी फ्रेंड्स, पहली फ्रेंड्स मेरी ये हैं। और इन्होंने ही मुझे बड़ी अच्छी ज़्यादा कर रही हैं, मैं नहीं, फर्स्ट आप ही हैं। मीडिया के हवाले से फर्स्ट इंटरव्यू लेने वाली हैं, फर्स्ट मुझे इस मीडिया में इंट्रोडक्शन करवाने वाली ये हैं और यानी आगे लोगों को बताने वाली ये हैं। मेकअप का काम भी इनके ऊपर तो नहीं सीखा आपने? इनको भी बहुत किया है माशाल्लाह माशाल्लाह। हेयर से लेके, मैं वैसे हेयर में एक्सपर्ट हूँ लेकिन मेकअप भी साथ करती हूँ। और मतलब यानी पहले मैं मेकअप में ही थी लेकिन फिर मेरा एकदम से हेयर में चला गया और हेयर के सारे कोर्सेज वगैरह मैंने बाहर से किए इस तरह करके। तो मतलब यानी ये भी नहीं सोचा था कि मैं बाहर से कोर्सेज करने जाऊंगी। अच्छा, तो आप नाम ले रही थी, एक तो इनका नाम तो हो गया, इनको तो साइड पे कर दिया। और बताएं, माफ करते भाई, पता चल गया कि आज आपको शो में इन्होंने बुलाया हुआ है। मुझे अंदाजा हो गया। नहीं, ऐसा इसलिए नहीं बुलाया। अच्छा, आपने बुलाया हुआ है? नहीं, मैंने नहीं बुलाया इसलिए। ये एक इंतहाई बाहिम्मत खातून है और 14 अगस्त पे ऐसे सितारों की जरूरत है, चमकते सितारों की। और न सिर्फ ये, मैं सिर्फ जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो ये अपने बारे में बताएंगी। फहीम, ब्रेक का वक्त आ गया? जी, ये अपने बारे में बताएंगी कि इनके बच्चे कितने छोटे थे, आज इनके बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों की परवरिश में, उनकी पढ़ाई लिखाई में। ये बहुत बड़ा एक मतलब इनके पहलू इतने, वो आप ही पूछेगा, मुझे तो पता है आप सारे पूछेगा। आपने मशवरा दिया होगा यकीनन। नहीं, मैंने नहीं मशवरा दिया, आप पूछिए। अभी ब्रेक में मैं जरा पता करता हूँ फिर आपको बताते हैं। एक वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। हम मौजूद हैं जश्न आज़ादी की मुबारकबाद के साथ, आपके साथ। एक बार फिर से हमारे देखने वालों को 76वां यौम आज़ादी मुबारक। हमारे साथ एक सितारा यहाँ पे मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सितारा किस सेंस में हम उन्हें कहते हैं, क्योंकि उन्होंने चमकना शुरू किया और फ्लरिश होना शुरू किया एक ऐसी जगह से। आज वो जिस जगह पे मौजूद हैं वहाँ पे उनके चाहने वाले और उनको जानने वाले बहुत सारे लोग हैं जो उनके पास आते हैं, उनसे सर्विसेज लेते हैं और उनकी तारीफ़ करते हैं और उनका नाम बनाते हैं। और बेसिकली ये नाम उन्होंने अपनी जद्दोजहद और अपनी मेहनत और अपनी हिम्मत से अपने आप को इस मकाम तक पहुँचाया है। बिल्कुल ऐसा है। फरा शरीफ हमारे साथ हैं। हमने वक्फे से पहले बताया कि इन्होंने पॉलर पे एक छोटी सी जॉब से अपनी इस प्रोफेशनल लाइफ का
جو سٹارٹ لیا اور آج ماشاءاللہ ان کا ایک بڑے پوش علاقے میں ایک بہت بڑا ایک سیلون ہے, اپنا ان کا بزنس ہے ماشاءاللہ, اور جنہوں نے اپنی زندگی کے ہر سیکٹر میں کامیابی اور ترقی حاصل کی, جس کے پیچھے صرف ان کی محنت ہے, ان کا باہمت ہونا ہی آج ان کو آج ہمارے پروگرام میں لے کے آیا ہے, اور اسی وجہ سے آج ہم آپ کی اور ان کی ملاقات بھی کروا رہے ہیں. اچھا, آپ نے وقفے سے پہلے بتایا کہ آپ نے محنت کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کام شروع کیا اور آہستہ 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 آج آپ ایک مقام پہ پہنچی. مگر دیکھیں وہ تو صحیح ہے, مگر اس راستے میں, اس محنت کے راستے میں بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں. جی جی. تو وہ مشکلات کیسی رہیں, ان کا سامنا کیسے کرتی رہیں آپ, اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ مطلب ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا جو آپ کے لیے رکاوٹ پیدا کرتے ہیں, ان لوگوں سے جب واسطہ پڑا تو کیسے آپ نے ان سے نمٹا, تھوڑی روشنی ڈالی ہے اس پہ. ہاں, اس میں یہی ہوتا رہا ہے کہ مطلب یعنی اگر جاب پہ ہوتے ہو تو اس میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ آگے نہ بڑھے, اگر آپ بزنس میں ہوتے ہو تو اس میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ آگے نہ بڑھے. حالانکہ میں کہتی ہوں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. مطلب ابھی میری اسٹوڈنٹ ہے تو میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھ سے کورس کرے اور اپنا سلون کھولے, اور مطلب وہ کورس کر ہی اس لیے رہی ہے کہ اپنی فیملی کی, اپنی آپ کو, بلکہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کہ آگے بڑھنے کے لیے مطلب وہ کورس کری تو اپنا سلون کھولے اور اپنے آپ کو کچھ بتائے, دکھائے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ یہ بس جہاں ہے اس سے آگے نہ بڑھے, اور بڑی کوشش ہوتی ہے لوگوں کی, اور ہوئی بھی. آپ کے ساتھ بھی, میرے ساتھ بھی بہت دفعہ ہوا ایسا کچھ کہ مطلب کبھی کسی طریقے سے لوگوں نے رکاوٹ کی, کبھی میرے سلون کے حوالے سے فرق پاس تو نہ جائیے گا, فلاں ہے, یعنی اسے کچھ بہت ساری چیزیں تھیں, لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری. کبھی کسی نے آ کے کچھ کہا بھی تو میں نے کبھی کسی سے کچھ پوچھا ہی نہیں, کیونکہ میں محنت کر کے آگے بڑھتی رہی. میں نے پلٹ کے کسی کو کچھ نہیں بولا, کسی سے کوئی جواب نہیں مانگا, صرف یہ کہا کہ آگے بڑھنا ہے اور کچھ مطلب کر کے دکھانا. اور میرا ہنر ہے, میرے ہاتھ میں ہنر ہے, بلکہ ہنر میں کہتی ہوں پڑھائی بھی ضروری ہے, ساتھ ساتھ جس کے ہاتھ میں ہنر ہے وہ کامیاب ہے. اور شاید میرے پاس اتنی ایجوکیشن نہیں تھی, لیکن اللہ پاک کا لاکھ شکر ہے کہ ہنر تھا, اس ہنر سے میں آگے بڑھی. لیکن لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ فرح میں ایسی کیا بات ہے, ہر وقت بس جدھر دیکھو. فرح آپ ہی بتا دیں ایسی کیا بات ہے کہ لوگ بڑے بڑے اور سلون چھوڑ کے صرف فرح کے سلون آتے ہیں؟ بس اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اچھے اخلاق سے ملتی ہوں, ان کو بڑا اچھی سروس دیتی ہوں, اور وہ لوگ جو ان کو چاہیے ان کے مطابق ان کو خوش کر کے بھیجتی ہوں اور ان کو سیٹسفائی کرتی ہوں. جب تک ان کے کام سے سیٹسفائی وہ لوگ نہیں ہوتے, میں بالکل ان کو نہیں, بار بار کرتی ہوں, اور جب تک وہ لوگ نہیں کہیں گے نا کہ ہاں اب ہم خوش ہیں, تب تک میں نہیں چھوڑتی. یہ چیز ہے, اس وجہ سے وہ لوگ آتے ہیں, اور یہی بات ہے, یہی ریزن ہے. اور ماشاءاللہ سب لوگ خوش ہو کے جاتے ہیں. اور بیچ میں آئیں پرابلمز بھی آئیں, اور جیسے انہوں نے پوچھا نا کہ آپ کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے, میں نے ویسے میرے پیچھے سیاسی پارٹی کا نام نہ لے لیجیے گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کا نام کتنا شریف لگ رہا ہے اور مجھے ٹینشن ہو رہی ہے. یہ نہ کہتے کہ مسلم لیگ نون کا ہاتھ ہے میرے پیچھے. نہیں, میرے پیچھے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میری خود کی محنت ہے, میری خود کی لگن ہے, میں نے جدوجہد کی, آگے بڑھی. اور میں نے یہی دیکھا ہے کہ جیسے انسان جدوجہد کرتا ہے تو ہمت نہیں ہارتا, تو آگے بڑھتا ہے اور کامیابی ضرور ملتی ہے. اور میں نے یہی کیا, اور مجھے کسی نے مطلب کسی کی سپورٹ نہیں ہے, ساتھ فیملی کا اس طرح ہی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جتنا ہو گیا, لیکن میں نے فیملی کو سپورٹ کیا ہے. مطلب یہ سمجھے کہ بچوں کی پڑھائی سے لے کے آج ان کی ایجوکیشن مکمل ہونے تک ماشاءاللہ ہر چیز میں ساتھ کری ہے. اچھا, ایجوکیشن مکمل ہو گئی؟ مکمل تقریباً BBA کر چکا ہے بڑا والا بیٹا ماشاءاللہ, اور باقی چھوٹے والے کا بھی کمپلیٹ ہے, جاب کر رہا ہے دبئی اسلامک بینک میں. اور پھر مطلب یہ تو میری محنت اور یہ ساری چیزیں ماشاءاللہ. اچھا, ہم نے دیکھا کہ تصویریں بھی ہم چلا رہے ہیں, دکھا رہے ہیں کہ کافی سارے ایوارڈز بھی ملے ہوئے ہیں آپ کو. یہ ایوارڈز والے کیسے آپ کو ڈھونڈ لیتے ہیں, مطلب یہ مجھے بتائیں ذرا. جیسے یہی ہے کہ اس طرح سب کے منہ سے سنتے سنتے, جیسے جنہوں نے مجھے ایوارڈ میں بلایا تھا وہ شیلا رضا تھیں, اور مطلب اس کے پیچھے اور بھی بندیاں تھیں. انہوں نے یہ کہا کہ جہاں پہ ایوارڈ بے نظیر ایوارڈ تھا اس میں مجھے بلایا گیا کہ مطلب یعنی آپ نے کس طرح محنت سے, وہاں پہ بھی میں نے یہ اپنا سارا بتایا تھا کہ جو لیڈیز ہو جینٹس ہو محنت کرے گا آگے بڑھے گا, یہ چیز ہے. اور سچے دل سے محنت کرے گا. لوگ کہتے ہیں ہم نے بڑی محنت کی نہیں کچھ ہوا, ایسا نہیں ہے. محنت کا پھل ملتا ہے, دیر سے صحیح لیکن ملتا ہے, یہ بات نہیں. تب آپ کو ڈٹرمنیشن رکھنی چاہیے, اور محنت سے یہ نہیں کہ اگر آپ تھوڑا سا فیلئر ہو گئے تو آپ ڈر کے بیٹھ جائیں. کرنا ہے آخری دن تک کرنا ہے, تبھی اللہ کا فضل شامل ہے. بالکل, اور میں نے ایسا ہی کیا, اور میری اسٹرگل بہت لمبی ہے, یہ نہیں سمجھے ایسی بات نہیں ہے. بالکل, میں بالکل آپ اس چیز کہیں ایسی کوئی ایسا لمحہ آیا جہاں
अचानक से बहुत डाउन हुई हो? हाँ, फिर हुई हूँ। आपको एक बीच में मैं ऐसे एक मिला? चीज़ से मैं बीमार हो गई थी बीच में काफ़ी, तो फिर मेरा एकदम से मैं बिल्कुल डाउन हो गई। मैंने बोला अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। फिर लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने हिम्मत नहीं हारनी और मैं आगे बढ़ती रही। ऐसे मतलब चीज़ बहुत केसेस वो वाला था ऐसा कि मतलब एक बीमारी वाला भी ऐसा सीन होता है कि बस अब बस बहुत हो गया, नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया। कारोबार में भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उसमें भी आते हैं, मतलब ये चीज़ होती है, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, ये चीज़ है, आगे बढ़ती और है। बच्चों को पढ़ाते वक्त आपका क्या आपके जहन में था? क्योंकि जब बच्चे छोटे थे और फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे होते थे, जी। आपने क्या सोचा और क्या सोच के आप सोचे कि बच्चों के लिए स्पेशली मैं यही हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती थी, अपनी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करती थी कि बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाए, जो चीज़ मतलब इनको अच्छा मकाम मिले, और उनके लिए इतनी लगन से लगी रही कि बस आज उस मकाम पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चे जब पढ़ते हैं उनके क्या तासुरात होते हैं माँ के लिए? बहुत अच्छे माशाल्लाह, बहुत खुश होते हैं और बहुत मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मेरा बहुत साथ देते हैं, और बल्कि ये बोलते हैं अपनी कि माँ समझते हैं भाई, हाँ। मतलब और क्या तासुरात हो। नहीं देखिए, एक माँ की स्ट्रगल होती है और कुछ हाँ, बच्चे अभी भी माशाल्लाह। ऐसे होते हैं जो अप्रिशिएट नहीं करते नहीं, कि नहीं, माँ वो ने बहुत कितना काम appreciate किया है। करते हैं। क्योंकि हम तो गवाह हैं इस बात जी, के। जी। और बच्चों ने भी देखे, बच्चे जिस जगह से वो स्कूलिंग हुई उनकी, अच्छे बड़े बड़े स्कूल्स, और फिर जिस जगह से वो पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें बड़ी मैटर करती हैं। डेफिनेटली हाँ, ऐसा ही है। और ये सारी चीज़ें देने के लिए इंसान को बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, क्योंकि मतलब पढ़ाइयाँ भी आजकल आसान नहीं है, इतनी एक्सपेंसिव हैं कि मतलब यानी किसी भी तरफ बढ़ो, फीसें इतनी ज़्यादा, और फीसें देते उस वक्त मतलब या सैलरी लो, बच्चों की फीस पे करो या खाओ, या फिर ये सारी चीज़ें business होती हैं, करो। या अच्छा, business फरा ये करो। बताएं कि घर के काम भी सही तरह कर लेती हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे कर खाना लेती वाना हूँ। बना लेती हैं? खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा। रात को ही बिरयानी बनाई थी। तो आपको मतलब खाना बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है या बाल काटने में ज़्यादा मज़ा आता है? आज सच्ची बात बताऊं, क्योंकि मुझे बाल काटने में ज़्यादा खाना बनाने में मैं एक्सपर्ट हूँ, अच्छी हूँ, अच्छा। टेस्ट है हाथ में, लेकिन सैलून के काम में टेस्ट है ना, वो बाकी किसी चीज़ असल में ये जो है ना, इंसान की लगन है अपने काम से, अपने प्रोफेशन से मोहब्बत। होता ये कि अगर कभी फरा को फोन करो ना, फरा में आना है, हाँ। फरा कहती है हाँ आ जाइए, वो आती जाती, सारा सब कुछ कर रही होती, लेकिन अगर इसके काम है ना, जैसे 11वीं की न्याज है, तो ये सारे काम भी चल रहे हैं, मतलब हाँ। ये सारी चीज़ें भी बड़ी एहसन तरीके से, चाहे वो कुंडों की न्याज है, चाहे वो कुछ और चीज़ें, चाहे वो जितने भी हमारी एक मजहबी एक्टिविटीज़ और जो फेस्टिविटीज़ है ना, वो बड़े तरीके से ये निभा रही है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, मेरा ख्याल है कि हमें उसमें एक ना वक्फे की तरफ बढ़ना है, ठीक। तो वक्फे से दोस्तों हम वापस आते हैं, तो हम मज़ीद उज़मा से बात करेंगे, और स्पेशली हम उन ख़वातीन के लिए बात करेंगे कि बहुत सारी ख़वातीन उज़मा ऐसी होती हैं जो चाह रही हैं कि वो सैलून बिजनेस शुरू करें, बिल्कुल, हाँ। है ना, उन्हें लगता है कि बहुत अच्छा वो मेकअप करती हैं, और ज़्यादातर ख़वातीन का ख्वाब है कि वो एक पार्लर खोल लें। तो वो हम इनसे पूछेंगे क्या वाकई खोला जा सकता है, कैसा बिल्कुल, बिजनेस है ये, बिल्कुल। और इसमें कौन सी चीज़ें सीखने वाली होती हैं, तरफ आप लोगों के लिए टिप्स भी हम लेंगे। छोटा सा वक्फा, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। पाकिस्तान हम सबका, हम सबका, हम सबका पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान हम सबका, हम सबका, हम सबका पाकिस्तान, हम सबका, हम सबका, हम सबका पाकिस्तान, हम सबका, हम सबका, हम सबका पाकिस्तान, हम सबका, हम सबका, हम सबका पाकिस्तान। एक बार फिर से आपको वक्फे के बाद खुशामदीद कहेंगे, और मौजूद हैं हमारे साथ हमारी बहुत प्यारी मेहमान फरा शरीफ। आप पूछिए जी सवाल। जी, फरा शरीफ देखें, हम वक्फे से पहले ये बात कर रहे थे कि बहुत सारी ख़वातीन होती हैं, वो अपना मेकअप करती हैं, अच्छा मेकअप हो जाता है उनसे, और उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक सैलून भी बना सकती हैं, पार्लर बना सकती हैं, और बहुत सारी ख़वातीन का ख्वाब भी है ये। तो हमने एक मुशाहिदा भी किया है कि जितने सैलून पार्लर्स बनते हैं, उससे ज़्यादा बंद भी होते हैं हर महीने। तो ये कैसा बिजनेस है, थोड़ा सा इस बारे में गाइड करें हमारे नाज़रीन को।
बात ये है कि यही बात है जो ऐसा सोचते हैं ना कि मैंने मेकअप कुछ टाइम किया, मुझे आ गया, मेरे में मेकअप होता रहा, किसी ने किया, मैं देख के सीख गई YouTube से सीख लिया आजकल मैंने लोगों ने। YouTube पे सीख लिया। हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं होता जब तक आप इसमें मतलब अपने आप को जुनूनी तौर पे और दूसरे नंबर पे एक्सपर्ट होने के साथ साथ आपका पेशेंट भी होना उसके अंदर ज़रूरी है कि आप उसके अंदर कितना टाइम देते हैं, किस तरह करते हैं। सिर्फ खोल के दे देना या खोल के बना के कर लेना ये चीज़ें नहीं, ऐसे फ्लॉप हुए हैं बहुत सारे सैलून। और मेरी ही अपनी जानने वाली बंदियों ने, बहुत सारी दोस्तों ने इस तरह खोले भी हैं, बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है और बाद में क्या किया है कि 25 लाख लगा के 8 लाख में बेचा है। ये नहीं, ये हालत मैंने लोगों को देखी है। अभी भी पिछले दिनों एक बंदी ने मुझे आके तो ये उन दोस्तों को मशवरा आपने दिया था? नहीं, बिल्कुल नहीं, मतलब उनकी खुशी थी, उनको ये था कि फरा अगर ऐसा कर सकती है तो हम भी करेंगे। अच्छा, फरा अगर ऐसा कर सकती तो हम भी लेकिन तो करेंगे। फरा वाली मेहनत और फरा वाली हाँ, डिटर्मिनेशन ये नहीं कि फरा ने अपनी कश्तियां जलाई थी, उसको बढ़ना ही था आगे। मैंने बाहर की दुनिया नहीं देखी। मैं सुबह 11 बजे पार्लर के अंदर आती तो रात 11 बजे निकलती। बिल्कुल, मैं 12-12 घंटे मैंने पार्लर पे टाइम दिया और अभी भी देती हूँ। अभी भी ऐसा नहीं है कि आज भी मैंने छोड़ा नहीं है। आज इस मकाम पे पहुंच के भी मुकम्मल सारे लोगों को मैं खुद अपना फेस देती हूँ, खुद सबके साथ खड़े होके लड़कियों से भी करवाती हूँ, खुद भी करती हूँ। और मेरा जो काम है वो तो मतलब ये नहीं खुद करना ही करना है। कितना मेरा माशाल्लाह इस वक्त 15 तो हैं बंदियाँ माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो मतलब सब अच्छा, माशाल्लाह। तो हमें तो इन खवातीन को जिन्होंने YouTube से सीखा है या वैसे ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह किए हैं, इन्हें अपना पार्लर प्रैक्टिकली नहीं बनाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तो किनको बनाना चाहिए फिर? उनको बनाना चाहिए जिन्होंने पहले तकरीबन 2-3 साल इसको पहले आप अपने इसके लिए एक्सपर्ट होना, यानी पहले आप अच्छे कोर्सेज करो अपने आप को, मतलब ये नहीं कि पहले प्रैक्टिस करो, पहले इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और जब तक आप मतलब इस फील्ड में नहीं हो ना, तब तक आप कुछ नहीं करो। आप घर भी चला मतलब यानी आप बैंक में जॉब भी कर रहे हो और आप पार्लर भी चला रहे हो। आप ये कह रही हैं कि ये एक फुल टाइम जॉब है, जी। पूरा काम है, इसको उसी मेहनत के साथ काम करनी है। अगर बिजनेस जैसे अगर कोई मेडिकल स्टोर खोलता है या कोई बिजनेस बड़ा करता है तो उसको अपने 2400 घंटे उस पर लगाने हैं। बिल्कुल। पर आगे फर्दर क्या प्लान्स हैं? फर्दर प्लान्स तो ये हैं कि अब इंशाल्लाह आगे अच्छे क्लिनिक्स के साथ, जैसे स्किन की ट्रीटमेंट्स आ रही हैं, अब PRP हो गई और बाकी सारी चीज़ें हो गई, इस तरह की अब क्लिनिक की तरफ सोच रही हूँ। तो सिर्फ खवातीन के लिए? खवातीन के लिए तो नहीं, मिक्स सोच रही हूँ। मिक्स क्या? मिक्स मीन्स के जेंट्स और लेडीज का। यानी कि अब जो मर्द हजरात हैं, अब जो मर्द हजरात को आज तक मुझसे शिकायत ये है कि हम नहीं आ सकते, हम नहीं आ सकते। मैं कहती हूँ नहीं, ये सिर्फ लेडीज है, अब खोलूंगी तो आप आइएगा। ओके, वेरी नाइस, चलेंगे। हाँ, तो बस आपकी बात का ज़रूर जवाब दूंगी, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस जितने भी लोगों के हवाले से ना बिल्कुल अच्छा नहीं है। जो भी एक्ट्रेस होंगे या जो भी सोचेंगे कि हाँ कुछ लोग हैं इस चीज़ में कामयाब भी हैं, कि जिनका थोड़ा सा जैसे कि अच्छे नामवर लोग हैं तो उन्होंने अगर साथ में मॉडलिंग कर रही हैं तो साथ में सैलून चला रही हैं तो वो भी चल रहे हैं, ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन फिर भी लोग वहाँ सेटिस्फाई नहीं है। मैं लोगों की कंप्लेंट सुनती हूँ, मैं उनके नाम नहीं लूँगी, लेकिन वो कहेंगे पार्लर तो बहुत बड़ा खोल के रख दिया लेकिन कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है। तो वो जब कस्टमर सेटिस्फाई नहीं तो आपका सैलून नहीं चलेगा। हाँ, ये तो बात सही है। कुछ टाइम बाद आप बंद कर ही दोगे। वाकफियत पे किसी के कहने पे से एक दफा आता है कोई जी, दूसरी दफा उसने आपकी सर्विस पे आना है। बिल्कुल। और आप एक दफा 1000 लोगों को भी बुला लेंगे तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा, क्योंकि दोबारा जब तक वो नहीं आएंगे आपके वो परमानेंट क्लाइंट नहीं बनेंगे। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच फरा। आप मैं आपको छोटी सी बात और बताऊंगी कि मेरे परमानेंट क्लाइंट ऐसे हैं कि जिस दिन से मैं सैलून का काम कर रही हूँ उस दिन से लेके आज के दिन तक वो मेरे साथ हैं और बहुत अच्छी बंदियां, यानी उन्होंने मुझसे सीखा है, यानी बहुत बंदियों ने सीख के आज अपने खोले हैं। तो मुझे उन पर खुशी इस चीज़ की होती है कि वो मेहनत से आगे बढ़े। मैं उनको चाहती हूँ कि जैसे हमारे पाकिस्तान में जितनी मेहनत करोगे आगे बढ़ोगे। इसके लिए जरूरी नहीं हर वक्त बाहर जाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे भी खुश हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि ये लाजमी नहीं है कि आप पाकिस्तान से मायूस हो जाए और कहें कि यहाँ पे कुछ है नहीं, हमें कहीं और जाके काम करना है। तो यहाँ पे भी वो सब कुछ मौजूद है, सिर्फ मेहनत, हिम्मत, लगन, ईमानदारी और मुस्तकिल मिजाजी, ये सब इकट्ठी कर दें और कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ। थैंक यू सो मच दोस्तों। मुझे और उस्मा इजाज खान को, न्यूज़ कैफे की टीम को दें इजाजत। आपसे इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।